बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स का वीक 1 है। इस वीक के अंदर हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारा ये जो कोर्स है ये है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और दूसरा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो दो कोर्सेज को मर्ज करके ये कोर्स बनाया गया है। तो अब हम इस कोर्स को डीपली स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को भी रिविजिट करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशंस को भी देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है और न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टडी क्यों करते हैं और फिर एट द एंड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कैलकुलस के जो हमें अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्यूटेशन के हवाले से ज़रूरत पड़ेंगे, उनको हम रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पे डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, पहले हमें उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल से। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? बहुत आसान है। वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 और फिर आप कहते हैं नहीं x इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो चेंज हो सकती हैं। तो x यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कांस्टेंट की। अ कांस्टेंट क्वांटिटी whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब आप कभी भी 1 को नॉ 2 के इक्वल तो नहीं लिख सकते ना, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। तो वो क्वांटिटीज़ जो चेंज नहीं हो सकती वो हमारे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। रियल लाइफ के अंदर अगर हम देखें, वेरिएबल क्वांटिटी नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल क्वांटिटी है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक कल्चर के में, कल्चर से मुराद ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं या वो बैक्टीरिया डिके कर सकते हैं यानी ख़त्म हो सकते हैं, उस कल्चर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बैक्टीरिया की जो मिकदार है वो इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। और दूसरी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के हवाले से आप देख लें कि आप एक रूम के अंदर अगर 2 चेयर्स रखे हुए हैं और पूरी रात गुज़र गई है, अगले दिन दोबारा उस रूम में 2 चेयर्स ही रहेंगी, वो 3 या 4 नहीं हो जाएँगी जब तक कि आप बाहर से कोई और एक्स्ट्रा चेयर्स वहाँ पे ना लेके आए। तो ये क्वांटिटी ऑफ चेयर्स इन अ रूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड द number of bacteria in a specific culture is called a variable quantity. अब हमारे पास जब भी वेरिएबल क्वांटिटी भी आ गई, हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी भी आ गई, तो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के पास जब भी दो चीज़ें आ जाती हैं या एक कॉमन आदमी के पास भी अगर दो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो क्या करता है, इनको कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो अब कंबाइन किस तरीके से किया जा सकता है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों को कंबाइन कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको दो डिफरेंट किस्म की वायर्स को जॉइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली उनको वेल्ड करना पड़ेगा। या आपने अगर एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ जोड़ना है तो आपको सिलाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपने एक जो वुड का पीस है उसको चेयर्स के साथ जोड़ना है तो आपको कील के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हमें कंबाइन करना है तो हमें किसी ना किसी ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी और
वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं ज़्यादातर उनको जोड़ने के लिए, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास चार होते हैं, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, these are the only four arithmetic operator। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम ऑर्डर्ड ऑपरेटर बोलते हैं। ऑर्डर्ड ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। देखें, अब हम क्या करते हैं कि इन ऑर्डर ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ बनती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने ऑर्डर ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड किया है, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाया है बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे पास जो चीज़ नहीं आई है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे 3 एक कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, यानी कि मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई यूज़ किया। तो अब ये जो 3x बन चुका है, दैट इज़ कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ऑर्डर ऑपरेटर, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा थे कि इक्वल भी होता है, नॉट इक्वल भी होता है, ग्रेटर देन भी होता है, जस्ट ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है, लेस देन इक्वल टू भी होता है। तो ये जो ऑर्डर ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इन ऑर्डर ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और हमारे पास जो नई चीज़ बन जाएगी वो कहलाएगी एल्जेब्रिक इक्वेशन। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑपरेटर में से कोई दूसरा ऑर्डर ऑपरेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि उसे हम एल्जेब्रिक सेंटेंस बोलेंगे। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि 2x प्लस 3y इज़ लेस देन 2, तो दैट इज़ नॉट एन इक्वेशन बट इट इज़ अ इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। लेकिन अगर आप इक्वल साइन, इन स्पेसिफिकली ये वाला जो ऑर्डर ऑपरेटर है, इक्वल साइन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। जब अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई तो उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे। तो वो वेरिएबल्स की टाइप क्या होगी? याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड या रिलाई करता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस इक्वेशन में मेरे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, वो अपनी मर्जी से रखूंगा, लेकिन y अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। y ने एट x इज इक्वल टू 1 6 ही आना है, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। लाइकवाइज जब मैं x इज इक्वल टू 7 लेता हूँ तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं आ सकती, लेकिन x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 18 आएगा। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान करना हमारे इस कोर्स का सबसे बेसिक पर्पज़ है, क्योंकि अगर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान नहीं होगी तो हम आगे आने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाती है इक्वेशंस के बाद, वो आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आसान अल्फाज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह कर सकते हैं, डिफरेंशियल एन इक्वेशन विच कंटेन अ डेरिवेटिव और अ डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपके पास कोई भी सिंपल इक्वेशन थी, से y इज इक्वल टू 7x प्लस 2, दैट इज जस्ट एन इक्वेशन, बट
अगर इस इक्वेशन में हम कोई डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऐड कर देते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 7x+2, तो अब ये जो चीज़ हमारे पास बन गई है, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन।